आज हम बात करने वाले हैं कि डुप्लीकेट कंटेंट आखिर होता क्या है, कैसे डिक्लेयर होता है कि ये कंटेंट डुप्लीकेट कंटेंट है आपकी वेबसाइट के लिए, इसके डिसएडवांटेजेस आपको क्या फेस करने पड़ते हैं अगर आपके वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि कभी कभार आप डुप्लीकेशन नहीं कर रहे होते पर आप कुछ ऐसी टेक्निकल मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जो कि फ्यू क्लिक से ठीक हो सकती हैं। वो कैसे की जाती हैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इस वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। मेरी रीसेंट वीडियो डुप्लीकेट कंटेंट से ही रिलेटेड थी जिसमें मैंने कैनोनिकलाइजेशन के प्रॉब्लम्स बताए और उससे क्या प्रॉब्लम्स आपके फ्यूचर में हो सकते हैं। तो आज की वीडियो उसी से रिलेशन रखती है जो कि रिलेटेड है डुप्लीकेट कंटेंट से, कि डुप्लीकेट कंटेंट कब और किस केस में आता है और उसकी वजह से आपकी गूगल में रैंकिंग तो अफेक्ट होती ही है, पर अगर आप मोनेटाइजेशन मेथड गूगल एडसेंस के नेटवर्क की तरह कोई भी नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो उस पर भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही होती है। अब बात करते हैं कि डुप्लीकेट कंटेंट आपने नहीं राइट कर रखा था और आपकी वर्डप्रेस की या आपकी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो गई है जिसकी वजह से डुप्लीकेट हो रहे हैं आपके पेजेस। इसकी छोटी एग्जांपल ये है कि आप HTTPS और HTTP रिलेटेड दो URLs चल रहे हैं, सेम उस तरह www और विदाउट www URLs होते हैं, विद स्लैश URLs आपको नजर आ रहे होते हैं, विदाउट स्लैश नजर आ रहे होते हैं। अब जिस तरह आपकी वेबसाइट है लेट्स सपोज abc.com और अब जब आपको जितने भी URLs यहाँ नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे हैं तो एक वेबसाइट के ही, पर ये तमाम के तमाम डिफरेंट URLs हैं जिसमें डिफरेंस HTTP का है, www का है, स्लैश का है। तो इस वजह से तमाम के तमाम URLs एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे हैं। तमाम के तमाम URL ठीक नहीं है। अगर आपने किसी एक को फोकस करना है तो फिर गूगल को भी बताना जरूरी है इसमें से किस एक को फोकस करना है। 2018 के बाद गूगल ने उन वेबसाइट्स को रैंकिंग ज्यादा देना शुरू कर दी जो कि HTTPS पे थे, यानी कि SSL सर्टिफिकेट अप्लाई किया हुआ था। तो इसलिए पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि आपको अपने ब्लॉग को HTTPS पे ले जाना जरूरी है। सेम इस तरह www जो कि पहले चला करता था, वर्ल्ड वाइड वेब की टर्म हर वेबसाइट के साथ लगाना जरूरी था, तो उसके बाद टाइम टू टाइम इसकी नेसेसिटी खत्म हो गई। इसकी एग्जांपल यह है कि आपको FTP डॉट वेबसाइट का नाम की डिफरेंट एक्सटेंशन नजर आ रही होती है। आज जो गूगल खोलते हैं तो आपका URL mail.google.com बन जाता है। अब आपको ये बात पता है कि तमाम के तमाम URLs एक दूसरे के साथ डिफरेंस रखते हैं, पर गूगल को ये बात मालूम नहीं है। तो अगर आपने किसी और फॉर्मेट को यूज करते हुए उसके ऊपर बैकलिंक क्रिएट कर दिए तो फिर गूगल उसको एक सेपरेट वेबसाइट की तरह ट्रीट करेगा और आपको उस बैकलिंकिंग का फायदा तब तक नहीं होगा जब तक वो एक पॉइंट पे फोकस नहीं होगा। सेम इस तरह जब आपको URL नजर आ रहा होता है abc.com और जब उसके सामने स्लैश लग जाता है तो ये दोनों डिफरेंट URL हो जाते हैं। स्लैश का मतलब ये होता है कि अब जो आप कंटेंट देख रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर देख रहे हैं। जब उसके साथ स्लैश खत्म हो जाती है तो इसका मतलब है आप उस फोल्डर के बाहर का कंटेंट देख रहे हैं। और इसमें से ज्यादातर केसेस ऑटोमेटिकली आप देखते हैं वर्डप्रेस 90% ऑफ द केसेस फिक्स कर देता है, जिसके लिए आपको यहाँ नजर आ रहा होता है जनरल सेटिंग्स में अगर HTTPS होगा तो वो तमाम उसकी वेरिएशंस एक पर रीडायरेक्ट कर रहा होगा। पर काफी सारे केसेस में देखा गया है जो URL अगर आपने नहीं भी बनाया था तो ऑटोमेटिकली या तो बैकलिंक से क्रिएट हो गए या इंटरनल लिंकिंग करते हुए आपने गलती कर दी जिसकी वजह से डुप्लीकेशन हो रही। तो अब चलते हैं कि इस तमाम प्रॉब्लम का सलूशन क्या है कि जिसकी वजह से आप वो तमाम URL की लिस्ट जो कि मैंने आपको दिखाई है वो एक को फोकस कराना कैसे जरूरी है और आप कैसे काम कर सकते हैं। जिसके लिए आपने कहीं भी ये वेबसाइट होस्ट कर रखी है उसकी होस्टिंग में जाएंगे। अगर आपने कोई और डोमेन नहीं होस्ट कर रखी तो होम डायरेक्टरी में आपको अपनी वेबसाइट का फोल्डर नजर आ रहा होगा। अगर मल्टीपल वेबसाइट होंगी तो public_html के अंदर आपको मेन फोल्डर नजर आ रहा होगा जिसके अंदर आपको ढूंढनी है .htaccess की फाइल जो कि आपको यहाँ नजर नहीं आ रही होगी। जब तक आप उसको सेटिंग में जाकर हिडन फाइल्स ऑन नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं नजर आएगी। इस फाइल्स के अंदर आपने चेंजेस करनी है जिसके बाद आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। पर अगर आप चेंजेस करने वाले हैं तो सबसे पहले रिकमेंडेड ये है कि आप उस htaccess को बैकअप जरूर करें, यानी कि उस पर क्लिक करके इस डाउनलोड के बटन को दबाएं। आपको अपने सिस्टम पर वो फाइल डाउनलोड करके बैकअप करना जरूरी है। उसके बाद आपने जो रीडायरेक्शन लगानी है उसके लिए बहुत ही जबरदस्त फ्री टूल अवेलेबल है। आप गूगल पे सर्च करेंगे htaccess रीडायरेक्ट जनरेटर, जिसके बाद आपको ये फर्स्ट
नंबर पे साइट नजर आ रही है, इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल फीचर्स नजर आ रहे होंगे। आपने अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपका फॉर्मेट है, अगर आपका www का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस करेंगे। अगर आपके डोमेन में www नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे। सेम इस तरह इस ऑप्शन में आपको HTTP पे, अगर किसी वजह से आपका ब्लॉग HTTP पे चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर HTTPS पे है तो यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। होपफुली आप सब डोमेन का रीडायरेक्ट नहीं जनरेट कर रहे होंगे, पर अगर आप किसी सब डोमेन के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पर सब डोमेन का नाम लिखेंगे और नेक्स्ट बॉक्स में उसका प्राइमरी URL लिखेंगे और यहाँ से आपको फाइल जनरेट हो जाएगी जो कि htaccess फाइल होगी। ये फाइल आपने जहां से वो फाइल डाउनलोड की थी अब ये जो फाइल जितना भी कंटेंट आपके सामने मिला है इसको आपने कॉपी करना है और उसी पुरानी htaccess की फाइल के अंदर एडिट करके उसके नीचे ये कंटेंट प्लेस कर देना है। तो अगर आप HTTP यूज कर रहे थे और आपने सोशल नेटवर्क के लिंक्स अपनी ब्लॉग पर प्लेस कर रखे हैं, सोशल आइकन प्लेस कर रखे हैं, तो अगर आप HTTPS के लिंक यूज कर रहे होंगे तो फिर वो लोकेशन एम्प्टी हो जाएगी, वो पिक्चर्स लोड नहीं होंगी, क्योंकि HTTPS के लिंक्स वहीं लोड होते हैं जहां पर वो खुद वेबसाइट भी SSL होगी, यानी कि HTTPS के ऊपर HTTPS के लिंक से काम करेंगे। 2018 के बाद गूगल क्रोम ने स्पेसिफिकली बैज लगाना शुरू कर दिया कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, SSL नहीं है इनके ऊपर, तो इसलिए ये नेसेसिटी है SSL को यूज करना फ्यूचर में। इन शॉर्ट डुप्लीकेट कंटेंट की डेफिनेशन ये है कि जो भी कंटेंट एज इट इज किसी और वेबसाइट पे पड़ा होगा वो डुप्लीकेट कंटेंट होगा। अगर उसी कंटेंट को आप रीराइट कर देंगे तो वो डुप्लीकेट नहीं होगा, क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन मल्टीपल ब्लॉग्स पर अवेलेबल होती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। अगर आपने किसी को क्रेडिट कर देना है, रेफरेंस देना है, तो फिर आप कुछ पैराग्राफ्स उठाकर अपनी ब्लॉग का पार्ट बना सकते हैं और उसमें रेफरेंस दे सकते हैं। पर अगर आप 100% किसी का आर्टिकल कॉपी करेंगे तो फिर वो डुप्लीकेट कंटेंट में आएगा। इसलिए 20 to 30% रेशो सेफ रेशो कहलाती है हमेशा किसी भी आर्टिकल की डुप्लीकेशन में। तो अब बात कर लेते हैं कि गूगल किस नजर से देखता है डुप्लीकेट कंटेंट को। वैसे तो जितनी भी वेबसाइट्स इस टाइम वर्ल्ड वाइड चल रही हैं 20 to 30% कंटेंट उनका डुप्लीकेट ही होता है, पर वो डुप्लीकेशन एक एवरेज कंटेंट के लिए बिल्कुल ठीक मानी जाती है। इसके अपोजिट अगर आप ऑटो ब्लॉग क्रिएट कर रखे हैं जिसके थ्रू आप किसी की ब्लॉग पोस्ट फेच किए जा रहे हैं तो वो 100% डुप्लीकेट की क्राइटेरिया में आएगा और जिसकी वजह से आपको 100% चांसेस है कि आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है। अगर आपने डुप्लीकेट कंटेंट नहीं लिख रखा, यानी कि आपके आर्टिकल्स तमाम यूनिक है और आपने वर्डप्रेस में मल्टीपल टैग्स अपने आर्टिकल्स के साथ यूज कर रहे हैं, मल्टीपल कैटेगरीज में पोस्टिंग्स कर रहे हैं, तो फिर आपका एक ही आर्टिकल मल्टीपल URLs में प्लेस है और अगर ये एक रेशियो से ज्यादा होगा तो फिर डुप्लीकेट कंटेंट का फैक्टर इसके अंदर आएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप अगर बहुत बड़ी वेबसाइट रन कर रहे हैं फिर तो आप टैग्स यूज करें, अदरवाइज आप टैग को यूज नहीं करेंगे और सिर्फ कैटेगरीज पे फोकस रखेंगे और फिर आप अपने सिर्फ इंपॉर्टेंट पेजेस को ही इंडेक्स करेंगे और जो कि इंपॉर्टेंट कैटेगरीज नहीं है या डुप्लीकेट कैटेगरीज है उनको नो इंडेक्स ही रखेंगे ताकि आप डुप्लीकेशन का फैक्टर मिनिमाइज कर सकें अपनी वेबसाइट के लिए। और अगर आप मोनेटाइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं गूगल एडसेंस का और जब आपको एरर आता है कि आपके कंटेंट में वैल्यू एडिशन नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि आप कंटेंट को इस तरह प्रेजेंट नहीं कर रहे जो कि समझ आ सके गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अब आपने किसी की इंफॉर्मेशन, किसी का सोर्स अपने ब्लॉग में कंटेंट वो प्लेस कर दिया है और आपने बता दिया है कि ये सोर्स से इंफॉर्मेशन आई है। अगर वो 1000 का आर्टिकल में से 100 200 वर्ड्स का पोर्शन ही आपने कॉपी किया हुआ है और उसका सोर्स भी बता रखा है, तब तो ये जेन्युइन सोर्सिंग होगी। उसके अलावा अगर आपने पूरा का पूरा आर्टिकल किसी और का उठा लिया है और उसको आपने लिंक लगा के ये समझ रहे हैं कि मेरा काम खत्म हो गया है, तो यहाँ बात नहीं खत्म होती, क्योंकि वो डुप्लीकेट कंटेंट बना दिया है आपने किसी और वेबसाइट का। और यही वो टाइप होती है जो कि रेप्लिकेटिंग कंटेंट के कैटेगरी में आती है, जिसके लिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन उठाए चले जा रहे होते हैं दूसरे ब्लॉग से और फिर जब डुप्लीकेशन आती है उसके ऊपर तो फिर वो वेबसाइट जिनका कंटेंट आपने कॉपी कर रखा होता है वो आपको स्ट्राइक्स भेज रही होती है किसी भी मेथड से। कुछ स्ट्राइक्स का आपको पता लग जाता है होस्टिंग की ईमेल से और कुछ स्ट्राइक्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से डायरेक्टली आपकी वेबसाइट डी रैंक होना शुरू हो जाती है, आपके एडसेंस का रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाता है या आपको गूगल एडसेंस में कोई एरर आने लग जाता है रेप्लिकेटिंग या डुप्लीकेट कंटेंट का। और बात समझना ये जरूरी है कि ओरिजिनल कंटेंट तमाम कंपनीज कहती हैं आपको मेक श्योर करने के लिए अपने कंटेंट में, ब्लॉग पोस्ट में। अगर वो तमाम इंफॉर्मेशन आप किसी की ब्लॉग से उठाकर अपनी वेबसाइट पर प्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर उसमें वैल्यू एडिशन जब तक आप नहीं करेंगे वो डुप्लीकेट कंटेंट ही रहेगा। उसके अंदर आपने जो इंफॉर्मेशन आपको रिसर्च से मिली है वो भी आप उसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। उसके अलावा आप कोई और टेक्निक उसके अंदर फॉलो करना चाह रहे हैं, कोई और इंफॉर्मेशन अपने अंदाज में प्रेजेंट करना चाह रहे
हैं तो फिर ये आइडियल एग्जांपल होगी, जिसकी एग्जांपल ये है कि अगर किसी फोन का रिव्यू दे रहे हैं तो वो फोन की इंफॉर्मेशन उसके ऑफिशियल ब्लॉग पे ही पड़ी हुई है, वो विजिटर आपके ब्लॉग पे आ रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन चाहता है, तो उसके लिए आप तमाम रिव्यूज के अकॉर्डिंग टेबल्स तो बनाएंगे अपने ब्लॉग के अंदर, पर उसके अलावा और इन्फॉर्मेशन भी आप उस टेबल्स के थ्रू, अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, तभी वो यूनिक और ओरिजिनल कंटेंट माना जाएगा। अगर आपने एक फार्मूला बना रखा है अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखने का और उसी फार्मूले के तहत आपने तमाम ब्लॉग पोस्ट राइट कर रखी है, तो फिर गूगल को ब्लॉग की शक्ल में ही आपका कंटेंट नजर आ रहा होगा, और किसी ब्लॉग्स में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होगी तो फिर वो डुप्लीकेट ही होगा। और फिर अगर आपको कोई एरर नहीं आता किसी भी नेटवर्क से, तो इसका मतलब ये नहीं कि डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है, आपकी रैंकिंग ना मिलना भी डुप्लीकेट कंटेंट की वजह से हो सकता है। अगर आप किसी और का कंटेंट कॉपी कर रहे हैं तो गूगल ने बहुत ज्यादा सिंपल आसान कर रखा है यही प्रोसेस कि अगर आप किसी का कंटेंट कॉपी करते हैं तो इस पे जाकर वो सिंपली एक ईमेल लिखेगा, और अगर ये प्रूव हो गया उनके रिकॉर्ड्स में कि आपने उनका कंटेंट बाद में कॉपी किया तो फिर आपको डेफिनेटली DMCA आपकी रैंकिंग ड्रॉप होने के चांसेस 100% हो जाएंगे, और इस पे विद नो टाइम गूगल एक्शन लेता है। और जब आप देखते हैं गूगल एडसेंस अगर आप यूज कर रहे होते हैं और इस तरह आपके मुझे मैसेज आते हैं कि हमारी एड्स लिमिटेड हो गई है, हमारे पास सोशल नेटवर्क की ट्रैफिक भी नहीं है, फिर भी हमारा एडसेंस लिमिटेड हो जाता है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये होती है कि आपका कंटेंट डुप्लीकेट होता है, उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होती, जिसकी वजह से गूगल एडसेंस आपको लिमिटेड कर करके आपकी इंफॉर्मेशन रिवाइज करवाने के चांसेस देता है। अब डुप्लीकेशन के एक और टाइप ये आती है कि जिससे कैनोनिकलाइजेशन का फैक्टर भी आता है। वो वजह ये हो सकती है कि आपने एक ही कंटेंट से रिलेटेड, एक ही कीवर्ड से रिलेटेड 2 आर्टिकल लिख रखे हैं, और उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप उस कीवर्ड को गूगल सर्च कंसोल में जाकर फिल्टर करेंगे उसी कीवर्ड को। अगर उस कीवर्ड के अगेंस्ट आगे 2 URLs आ रहे होंगे, इसका मतलब है वो इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट हो रही है 2 पेजेस पे, उसको कैनोनिकलाइज के थ्रू कैनोनिकलाइज कराना जरूरी है, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है। ये थी आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो डुप्लीकेट कंटेंट से रिलेटेड। अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट पे एडल्ट राइट लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड है और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।